हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग सेशन में। हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर सी इंटरमीडिएट मे 23 और आज इसका 37th सेशन है। पेन क्यों नहीं चल रहा मेरा। आज इसका 37th सेशन है और 37th सेशन होने के साथ साथ टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स का आज 5th सेशन है। मतलब आज आपका पूरे डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाने वाला है एंड फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद जीएसटी। तो 37 डेज ऑफ नॉन स्टॉप सेशंस, बैक टू बैक सेशंस, एंटायर डायरेक्ट टैक्सेशन इन ओनली 37 सेशंस एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, आप लोग यहाँ पर मेरे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये दिस इज अ शेड्यूल। तो रोज रात को 9 बजे यहाँ पर अनअकैडमी सीए इसी यूट्यूब चैनल पर फास्ट ट्रैक क्लासेस, फास्ट ट्रैक टैक्सेशन की क्लासेस चलती है। मंडे टू संडे रोज होता है। हम लोग संडे मंडे में बिलीव नहीं करते, हमारी रोज क्लासेस चलती हैं। फास्ट ट्रैक चल रहा है 16th ऑफ जनवरी से, आज हो गई 21st ऑफ फरवरी नॉन स्टॉप। वी हैव बीन कंटिन्यूइंग एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कल से जीएसटी का रिविजन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अनअकैडमी प्लस पर नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए एकाग्रता बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं मंडे टू सैटरडे दोपहर को 12 बजे लाइव आकर पढ़ाता हूं। मे 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था। आप लोग इस स्ट्रैटेजी सेशन को जरूर देखेगा, आप लोगों को पता चलेगा रिवीजन वगैरह कैसे करना चाहिए। यू विल आल्सो गेट एन इनसाइट अबाउट वेदर यू शुड अपीयर फॉर अ सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स इन मे 2023। शुरुआत से लेकर अभी तक हमारे जितने भी सेशंस हुए उन सब की मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी मैं यहाँ पर नोट्स यूज करता हूँ उन नोट्स का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सर शुरू करते हैं। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स में आ जाता हूँ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स वाले पर, ठीक है। तो व्हाट पेज नंबर वाज दैट, आई डोंट रिमेंबर, मतलब 185 और समथिंग। हाँ, ये सब कल किया था ना। हाँ, ऑलराइट। सो 187 स्लाइड नंबर इज 187। हम आ गए हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के ऊपर। तो देखो, मैं आपको, जैसे मैंने आपको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे मैंने आपको एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट बताया था, उसी तरह से मैं आपको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है। बड़ा सिंपल है। सपोज मैं हूं, दिस इज मी, ठीक है। आई एम द सेलर, ठीक है। आई एम द सेलर। सपोज यू आर यू, दिस इज यू, यू आर अ बायर, यू आर अ बायर, ठीक है। मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं, आप वो सामान खरीदने आए, ठीक है। अब आप मेरे पास जब सामान खरीदने आओगे, आपने सपोज मेरे से 1 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, ठीक है। आपने मुझसे सपोज 1 करोड़ रुपए का सामान खरीदा। तो अब लॉ के मुताबिक मैं क्या करूंगा, मैं आपसे मैं आपसे सपोज 1 लाख रुपए और ले लूंगा। मैं आपसे सपोज 1 लाख रुपए और ले लूंगा। आपने मेरे से 1 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, ठीक है। अब मैं आपसे 1 लाख रुपए और ले लूंगा। मैं आपसे 1 लाख रुपए और ले लूंगा और ये आपका टोटल कितना पड़ जाएगा, फिर आपका टोटल पड़ जाएगा 1 करोड़ 1 लाख रुपए। आपका टोटल हो जाएगा 1 करोड़ 1 लाख रुपए। ये जो 1 लाख रुपए है, ये जो 1 लाख रुपए है, ये मैं आपके बिहाफ पर सरकार को जमा करा दूंगा। ये मैं आपके बिहाफ पर सरकार को जमा करा दूंगा। और जब आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करोगे और आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे, जब आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो आपको इस 1 लाख रुपए का यहां पर क्रेडिट मिल जाएगा। आपको इस 1 लाख रुपए का यहां पर क्रेडिट मिल जाएगा और आपका उतना जितना भी होगा वो आपका टैक्स पेबल आ जाएगा, वो आपका टैक्स पेबल आ जाएगा, ठीक है। टीडीएस में क्या होता था, टीडीएस में ये होता था कि आप अगर मुझे पैसा दे रहे हो 1 करोड़ रुपए, टीडीएस में यही होता था, अगर आप मुझे 1 करोड़ पैसा दे रहे हो तो आप इसमें से सपोज 10% आप काट लोगे, यानी आप 10 लाख इसमें से काट लोगे और आप मुझे सिर्फ 90 लाख रुपए दोगे, ठीक है। अभी फिलहाल 1% के बारे में बात करते हैं। तो सपोज आपने मुझे 1 लाख रुपए काट लिए और आपने मेरे को 99 लाख रुपीज पे किया, ठीक है। दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। समझना बात को बहुत आराम से। अगर you are supposed to pay me 1 crore rupees and you are deducting 1 lakh rupees and you are paying me only 99 lakh rupees, you are paying me only 99 lakh rupees, that is tax deducted at source. What is my source of income? My source of income is you. So you are deducting a certain portion of that entire income and you are paying me only 99 lakh of rupees, okay. That is tax deduction at source, right? What is collection? You are paying me 1 crore rupees. I am asking you to pay 1 lakh more.
I am asking you to pay 1 lakh more, and that is tax collection at source. Whatever is my source of income, I am collecting 1 lakh more rupees from you. ठीक है, ये हो जाता है आपका टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. ठीक है, तो अभी परसों जब हम लोग कर रहे थे क्लास, तो मैंने आपको बताया था ना, कोई सेक्शन आया था वहां पर जिसको मैंने कहा था कि टीसीएस के साथ हम लोग करेंगे. तो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे क्यों बायर के लिए क्या होगा. बायर के लिए सरकार कहेगी आप टैक्स डिडक्ट करो. बायर के लिए टैक्स सरकार क्या कहेगी कि 1 करोड़ रुपए का सामान खरीद रहे हो तो सिर्फ 99 लाख रुपीस पे करो. 99 लाख रुपीस पे करो. 1 लाख रुपए काट के सरकार के बिहाफ पर, सरकार में जमा करा दो निष्ठेन के बिहाफ पर. ठीक है, और सरकार निष्ठेन से क्या कहेगी, मुझसे क्या कहेगी, अच्छा 1 करोड़ का सामान ले रहे हो, 1 करोड़ का सामान ले रहे हो, चलो 1 लाख रुपए और ले लो, तो टोटल 1 करोड़ 1 लाख रुपए ले लो, और ये 1 लाख रुपए तुम बायर के बिहाफ पर जमा करा दो. ठीक है, ठीक है, कि बायर को टीडीएस काटना है, सेलर को टीसीएस लेना है. बायर को टीडीएस काटना है, सेलर को टीसीएस लेना है. अब दोनों में गुत्थी चल रही है. वो मैं बायर से कह रहा हूं तू 1 करोड़ 1 लाख रुपए दे. ठीक है, और बायर मुझसे कह रहे नहीं नहीं मैं तो तेरे को सिर्फ 99 लाख दूंगा. मैं कह रहा हूं क्यों, कहते हैं मेरे को टीडीएस काटना है. वो कह रहा है कि तू क्यों 1 करोड़ 1 लाख मांग रहा है. मैं कह रहा हूं कि मेरे को टीसीएस लेना है. ठीक है, तो एनीवे द पॉइंट ऑफ टीसीएस, द कॉन्सेप्ट ऑफ टीसीएस इज दिस ओनली कि जब भी आप किसी से पैसे लोगे, तो आप उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लोगे, और जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा वो आप उसी के बिहाफ पर सरकार को जमा करा दोगे. दैट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. ठीक है, चलिए आइए. तो when a seller sells goods to buyers, he collects some amount extra over and above the sale value of the goods as tax collected at source. ठीक है, अब आओ, इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, तो एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं. आज ही हमारा टीसीएस भी खत्म हो जाएगा. सबसे पहला सेक्शन है 206C1 सेल ऑफ सर्टेन गुड्स. तो देखो, अंडर सेक्शन 206C1 sellers of certain goods are required to collect tax from the buyers at specified rates. The specified percentage for collection of tax at source is as follows. ठीक है, तो क्या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हर कमोडिटी पर लगेगा? नहीं. तो किस किस पर लगेगा, किस किस रेट से लगेगा वो दिया हुआ है. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे 1% से, तेंदू लीव्स पर 5%, टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज 2.5%, टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय एनी मोड अदर दैन सी, मतलब फॉरेस्ट लीज के अलावा अगर आप टिम्बर ऑब्टेन कर रहे हो तो फिर 2.5%. तो मेरे ख्याल से इसको एक साथ ही करके दिया जा सकता था. टिम्बर है तो 2.5%, बट ठीक है कोई बात नहीं. एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदू लीव्स, तो तेंदू लीव्स और टिंडर को छोड़कर, तेंदू लीव्स और टिंडर को छोड़कर अगर कोई भी आपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस लिया तो उस पर भी आपको 2.5% के रेट से टीसीएस कलेक्ट करना होगा. स्क्रैप पर 1% और मिनरल्स बीइंग कोल और इग्नाइट और आयरन ओर, इस पर 1% से आपको टीसीएस लेना होगा. However, no collection of tax shall be made in the case of a resident buyer if such buyer furnishes declaration in writing in duplicate to the effect that goods are to be utilized for purpose of manufacturing, processing or producing articles or things, or for purposes of generation of power and not for trading purposes. अच्छा, तो यहां पर बोला गया है कि टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा अगर जो बायर है, बायर से ही टीसीएस लिया जाता है. ठीक है, तो बायर ने अगर डुप्लीकेट में ये डिक्लेरेशन दे दिया कि जो भी मैं सामान आपसे खरीद रहा हूं वो मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करूंगा या प्रोसेसिंग के लिए यूज करूंगा या प्रोड्यूसिंग के लिए यूज करूंगा. ठीक है, जनरेशन ऑफ पावर के लिए करूंगा. ठीक, अपने ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए नहीं. मतलब ये नहीं कि मैंने यहां पर खरीद के बेच दिया तो टीसीएस लगेगा. लेकिन अगर आपने इसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग या प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स और थिंग्स और फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर के लिए यूज किया तो फिर टीसीएस नहीं लगेगा. फिर एक आता है 206C1C. ये क्या था? 206C1. अब आता है 206C1C, लीज और लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और अ माइन और अ क्वारी. तो इसमें क्या हो जाता है? Every person who grants a lease or a license or enters into a contract or otherwise transfers any right or interest in any parking lot or toll plaza or a mine or a quarry to another person other than a public sector company for the use of such parking lot or toll plaza or mine or quarry for the purpose of business, तो इसमें आपका टीसीएस लग जाएगा. इसमें टीसीएस लग जाएगा. मतलब सपोज क्या हुआ कि मेरे पास कोई एक बहुत बड़ी सी पार्किंग लॉट वाली स्पेस है. ठीक है, अब मैं अकेला वहां पर कहां खड़े होकर पार्किंग लॉट के टिकट्स काटता रहूंगा. तो फिर मैंने किसी एक कंपनी को लीज पर दे दिया कि मेरे पास ये पार्किंग लॉट है, मैं आपको दे रहा हूं, अब आप अपने बंदे यहां पर खड़े करवाओ, जो भी गाड़ी आती है टिकट कटवाओ वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, तो अब मैंने उसको लीज पर दिया. अब मैंने जब उसको लीज पर दिया तो वो मेरे को किराया देगा. मैंने उसको लीज पर दिया ना, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन या क्वारी, मैंने कुछ भी उसको लीज पर दिया. मैंने जब उसको लीज पर दिया तो वही तो मुझे किराया देगा. तो उस किराए से, उस किराए के साथ साथ मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा भी मांगना होगा एज टैक्स कलेक्शन एट.
ठीक। The tax shall be collected as provided from the licensee or lessee of any such license, contract or lease of a specified nature at the rate of 2% at the time of debiting the amount payable by the licensee or lessee to his account, or at the time of receipt of such amount from the licensee or lessee in cash, or by the issue of a check or draft, or by any other mode whichever is earlier. तो याद रखो, ध्यान दो कि टीडीएस में हम लोग हमेशा क्या बोलते थे कि व्हाट वुड बी द टाइम ऑफ डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। तो हम एक चीज बोलते थे, पेमेंट और credit whichever is earlier, यही बोलते थे हम लोग, ठीक है। पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ये हम लोग बोलते थे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे, कि जब मैं उसको पेमेंट करूंगा या मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको क्रेडिट किया, उन दोनों में से जो भी पहले होगा उस पर मैं टीडीएस काटूंगा, उस समय मैं टीडीएस काटूंगा। टीसीएस लेते समय क्या हो रहा है, अब टीसीएस लेते समय मैं कुछ पेमेंट तो कर नहीं रहा हूं, तो पेमेंट की जगह क्या हो जाएगा, रिसीट। एक तो या तो मेरे को पैसा मिल रहा है, ठीक है, या अगर पैसा मिल नहीं रहा है तो मैंने उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आज डेटर में रेज करूंगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं ना, तो या तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा तो रिसीट हो गई, या फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल होगा तो डेबिट हो गया। तो रिसीट, और यहां पर क्रेडिट की जगह आ जाएगा डेबिट, व्हिचएवर इज अर्लियर। यही चीज यहां पर लिखी हुई है। तो पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर की जगह रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। तो टीडीएस काटते समय अपना एक जनरल रूल ऑफ थंब क्या है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। टीसीएस कलेक्ट करते समय एक जनरल रूल ऑफ थंब क्या है, पेमेंट रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, पानी पी लेता हूं मैं और आप वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। देखिए हो गया ये। फिर आता है 2061F, ध्यान दो 2061 क्या था, 2061 था सर्टन गुड्स, ठीक है, इसमें तेंदू लीव्स, टिंडर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप मिनरल, कोल, इग्नाइट ऑयल, ये सब आ जाता है। उसके बाद ये 1C क्या है, 1C इज पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन, क्वारी। उसके बाद 1F क्या है, सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज। मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी खरीदता हूं, जैसे अंशुल सर ने जब एमजी हेक्टर खरीदी थी, तो अंशुल सर की एमजी हेक्टर कितने की थी, शायद 20-20 लाख रुपए की थी। तो जहां से भी उन्होंने खरीदी थी उस डीलर ने अंशुल सर से टीसीएस भी जरूर लिया होगा, कि गाड़ी की वैल्यू तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ कुछ और भी ले लेंगे। ठीक है, every person being a seller who receives any amount as consideration for a sale of a motor vehicle of the value exceeding 10 lakh rupees shall at the time of receipt of such amount collect tax from buyer at 1% of such sale consideration। तो अब गाड़ी में ये क्रेडिट सेल वगैरह तो होती नहीं है, ये गाड़ी में तो आपको जब भी कस्टमर होगा तो कस्टमर से आपकी डायरेक्ट सेल होगी ना, तो यहाँ पर पेमेंट या सॉरी यहाँ पर रिसीट या डेबिट विच एवर इज अर्लियर नहीं है, यहाँ पर सिंपली एट द टाइम ऑफ रिसीट है। जैसे ही पैसा मिला आप और पैसा कलेक्ट कर लो, 1% टीसीएस आप और कलेक्ट कर लीजिए। 10 लाख से ज्यादा की अगर आप मोटर व्हीकल बेच रहे हो तो जो भी आपका खरीदार है वो उससे 10 लाख रुपए तो लो ही लो, या उससे जितने भी व्हीकल है उतना तो पैसा लो ही लो, और उसका 1% भी, जितना भी अभी आप बेच रहे हो सेल कंसिडरेशन का 1% भी आप एक्स्ट्रा ले लो। दिस इज टीसी। फिर आप 1G पे आओ, जी मतलब घूमी घूमी, जी मतलब व्हाट, घूमी घूमी। तो ओवरसीज रेमिटेंस और एन ओवरसीज टूर और पैकेज। घूमी घूमी कहां, घूमी घूमी देश के बाहर, ठीक है। तो या तो आप देश के बाहर आप कुछ पैसा रेमिट कर रहे हो, या फिर आप देश के बाहर टूर पैकेज ले रहे हो, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। Section 206C1G requires that every person who receives payment under the liberalized remittance scheme of the RBI for overseas remittance or who sells an overseas tour package to collect a tax from the buyer। ठीक है, तो आरबीआई की एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है जिसमें मैं अपना पैसा देश के बाहर भेज सकता हूं। तो अगर मैंने अपना पैसा देश के बाहर भेजा तो जिसके भी थ्रू मैं भेजूंगा वो बंदा मेरे से कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी चार्ज करेगा, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, राइट। या फिर कोई भी बंदा हु सेल्स एन ओवरसीज टूर पैकेज, फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप वगैरह, तो मेक माई ट्रिप वगैरह अगर मेरे को ओवरसीज टूर पैकेज बेचते हैं, जैसे मॉलडीव्स का पैकेज बेचा या यूएस का पैकेज बेचा, तो भी वो मुझसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट करेंगे, एंड दैट इज नोन एज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। The tax rate is 5% of the amount paid and it needs to be collected at the time of payment or receipt, whichever comes first। तो 5% के रेट से कटेगा। The tax rate is nil if payment is not for the purchase of an overseas tour package and the amount paid is less than 7 lakh rupees in a financial year।
राइट। तो अगर आपने ओवरसीज टूर पैकेज के लिए नहीं पेमेंट किया है और आपका जो भी अमाउंट पेड है वो 7 लाख से कम है तो फिर टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। If the payment is for an overseas tour package or the amount paid is or the amount paid exceeds 7 lakh rupees in a financial year, the tax rate is 5% of the excess amount. तो 5% of what? 5% of the excess amount. जितना भी excess दिया हुआ है 7 लाख के ऊपर जितना भी आपने पैसा दिया होगा उसका 5%, उस पर 5% के रेट से टीसीएस कैलकुलेट करके और आपसे लिया जाएगा। ठीक। However, if the payment is a loan obtained from a financial institution for pursuing education and the amount paid exceeds 7 lakh rupees in a financial year, the tax rate is 0.5% of the excess amount. लेकिन अगर आपने पढ़ाई लिखाई के लिए लोन लिया हुआ है तो फिर जो भी आपका टीसीएस होगा वो सिर्फ 0.5% of the excess amount over 7 lakh rupees का होगा। There are exceptions to the rule when no tax needs to be collected, such as if buyer has already paid tax to the buyer as a government entity or an embassy. तो अगर buyer ने already tax पे कर दिया, see tax collection at source में हम किससे tax ले रहे हैं? हम ultimately buyer से tax ले रहे हैं, buyer से tax लेकर उसी के behalf पर हम सरकार को जमा करा दे रहे हैं। तो अगर बायर ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है तो क्या हमें फिर से टीसीएस लेने की जरूरत है? नहीं, तो फिर हमें फिर से टीसीएस लेने की जरूरत नहीं है। So there are exceptions to the rule when no tax needs to be collected, such as if buyer has already paid tax or if the buyer is a government entity or an embassy. तो अगर buyer government entity या embassy है तब भी आप उससे TCS मत लीजिए। There are specific conditions for each exemption which are notified by the central government. तो central government ने notification के जरिए यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो देखो कितना कितना क्या क्या हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा 206C1, इसमें क्या था? सेल ऑफ सर्टेन गुड्स। तो इसमें तेंदू लीव्स, टेंडर, कोल माइन, क्वारी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सॉरी, कोल माइन क्वारी नहीं आता, यहाँ पर ये कोल, इग्नाइट, आयरन ओर, स्क्रैप वगैरह आ जाता है। उसके बाद 206C1C क्या है? पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्वारी। उसके बाद क्या है? 1F मतलब मोटर व्हीकल। तो इसमें आप F से ऐसे याद कर सकते हो, फोक्सवैगन। ठीक है, आई नो इसको वोल्क्सवैगन लिखते हैं, इट्स रिटन एज दिस वोल्क्सवैगन लिखी जाती है, बट इट्स प्रोनाउंस एज फोक्सवैगन। ठीक है, तो फोक्सवैगन से आप ये 1F याद रख सकते हो। गाड़ी वाला कौन सा हो गया? गाड़ी वाला हो गया फोक्सवैगन की गाड़ी, याद रखना आप। तो इससे आपको F याद आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, V से गाड़ी का नाम शुरू होता है लेकिन उसको बोलते हैं फ से। ठीक है, फोक्सवैगन, राइट। तो सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 10 लाख रुपीस, ये आपका हो गया। उसके बाद 1G घूमी, अगर आपने देश के बाहर 7 लाख रुपए से ज्यादा रेमिट किया या आपने घूमने के लिए 7 लाख रुपए से ज्यादा का टूर पैकेज खरीदा तो जितना भी एक्सेस है उस पर आपका टीसीएस लगेगा, या तो 5% से, अगर टूर पैकेज वगैरह तो 5%, अगर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो 0.5%। फिर एच क्या है? सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल बेचा गया तो, मतलब आप इसको ऐसे याद करो, सामने से कोई बंदा आया आपके पास, कह रहा है मेरे को ये सारा सामान चाहिए, ठीक है, और टोटल बिल बना 50 लाख से ज्यादा, तो आप कहोगे हैं, तो आप ऐसे बोलोगे हैं, तो ये है मतलब ह, ठीक, ह मतलब एच। तो 1H 206C1H, सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपए। सेल ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपए क्या हो गया ये? As per section 206C1H, tax is also required to be collected by seller who receives any amount as consideration for sale of goods of value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in a previous year, other than exported goods or goods covered under subsections 1, 1F, 1G. तो अभी हमें पता है 1 में वो वाले थे, सर्टेन गुड्स थे, टिम्बर, तेंदू लीव्स, इग्नाइट, आयरन ओर, स्क्रैप वगैरह, राइट। 1F में क्या था? गाड़ी वाला, फोक्सवैगन। 1G में क्या था? घूमी। इसके अलावा अगर आप कोई भी और सामान खरीदते हो और या बेचते हो, अगर आप सामान बेचते हो और आप 50 लाख रुपए से ज्यादा का सामान बेच रहे हो तो आपको अपने बायर से टीसीएस लेना पड़ेगा। यहां पर सेलर का मतलब क्या है? Seller means a person whose total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceeded 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the sale of goods is carried out. इसका मतलब सिंपली क्या हो गया? इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि जैसे हम प्रीवियस ईयर 22-23 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रीवियस ईयर 22-23 के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आपका 21-22 में जो टर्नओवर था वो 10 करोड़ से ज्यादा था, अगर आपका 21-22 का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था तो 22-23 में अगर आप 50 लाख से ज्यादा का माल बेच रहे हो किसी एक बंदे को, तब आप टीसीएस लोगे। ठीक है, तो यहां पर कोई भी ऐसा नॉर्मल बंदा नहीं हो जाएगा। जैसे मैं हूं, तो मैं अगर 50 लाख का भी माल बेच देता हूं इस बार, तो फिर मैं टीसीएस लूंगा क्या? मैं कोई टीसीएस वगैरह नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि 21-22 में मैंने 10 करोड़ का माल थोड़ी बेचा था।
ठीक है, मेरी ओवरऑल टर्नओवर 10 करोड़ अगर होती, तब फिर हम देखते कि अच्छा 22-23 में क्या 50 लाख से ज्यादा का माल बेचा है, अगर 50 लाख से ज्यादा का माल बेचा है एक बायर को, तो उस बायर से आप टीसीएस कलेक्ट करो। ठीक, तो फिर से देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि सेलर मींस अ पर्सन हुज टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर फ्रॉम अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय हिम एक्सीडेड 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the goods are carried out, in which the sale is carried out. However, seller does not include a person as notified by central government for this purpose, subject to fulfillment of stipulated conditions. तो सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है कि अरे सुनो, तुम्हें यार टीसीएस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, माल बेचो, काम खत्म। ठीक है, अब बायर कौन होगा? अ पर्सन हु परचेजेस एनी गुड्स बट डज नॉट इंक्लूड, कोई भी गुड्स खरीदे तो वो बायर हो जाएगा, लेकिन इनमें से कौन कौन नहीं आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कमीशन, कॉन्सुलेट एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, लोकल अथॉरिटी, person importing goods into India or any other person as central government may by notification in the official gazette specify for this purpose subject to stipulated conditions. ठीक है, तो इंपोर्ट कर रहा है जो बंदा, वो हो जाएगा और बाकी सरकारी लोग हो जाएंगे। बाकी अगर सरकार ने कहा कि सुनो तुम भी बायर हो, तो वो भी बायर हो जाएगा। Tax is to be collected at source at the rate of 0.1% under section 206C1H of the sale consideration exceeding 50 lakh rupees at the time of receipt of consideration. तो जितना भी आपका 50 लाख के ऊपर का है, जितना भी आपका 50 लाख से ऊपर आपने माल बेचा है, उस पर 0.1% के रेट से आप टीसीएस कलेक्ट करोगे अंडर सेक्शन 206C1 है। हाँ, tax is, however, not required to be collected if the buyer is liable to deduct tax at source under any other provision of the act on the goods purchased by him from the seller and has deducted such tax. तो यहां पर बात सारी की सारी निकल कर आ जाती है। जो हमारा ये कंफ्यूजन चल रहा था, जो हमारा ये कंफ्यूजन चल रहा था कि बायर कह रहा था कि मैं 1 करोड़ की जगह 99 लाख रुपीस दूंगा बिकॉज आई एम रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द पेमेंट दैट आई एम मेकिंग टू यू, और सेलर कह रहा था कि मैं 1 करोड़ 1 लाख रुपए लूंगा बिकॉज आई एम सपोज टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम यू ऑन द गुड्स सोल्ड बाय मी। राइट, तो यहां पर इसी सेक्शन ने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि इफ द बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, इफ द बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, तो सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब अगर लॉ के हिसाब से अगर हम इस वाले एग्जांपल में देखें तो हु इज द सेलर? मी, निश्चय इज द सेलर। हु इज द बायर? यू आर द बायर। तो अगर लॉ के हिसाब से यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, then me, I will not be required to collect TCS. ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, ये कहां से पता चलेगा कि when are you required to deduct TDS? अभी तक तो हमने इस बारे में चर्चा ही नहीं की। हाँ, तो इसी चर्चा को तो हम लोगों ने छोड़ा था कि हम यहां पर बात करेंगे। दिस वाज सेक्शन 194Q, राइट। तो परसों वाली क्लास में जब हम 194Q पे आए थे और परसों वाली क्लास के एकदम लास्ट में मैंने 194Q आपको बताया था, तो तब मैंने आपको सिर्फ इतना सा बता दिया था कि 194Q हम टीसीएस के साथ करेंगे। तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम 194Q टीसीएस के साथ क्यों कर रहे हैं, राइट। तो 206C1H हमने देखा। 1H कैसे याद रखेंगे? हैं 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीद रहे हो तुम? हैं, हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से याद किया। तो नॉर्मली क्या होगा 206C1H में द सेलर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन द सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बायर, राइट। एंड 194Q में क्या होगा? द बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द पेमेंट मेड टू द सेलर। तो जहां पर ये दोनों चीजें अप्लाई करेंगे वहां पर 194Q विल प्रिवेल ओवर 206C1H। ठीक है, आइए 194Q को देखते हैं। नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा? परचेज ऑफ गुड्स। पेयर कौन है? बायर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स। बायर मींस अ पर्सन whose total sales, gross receipts or turnover from business exceeds 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchases of goods is carried out. ठीक है, तो अभी 206C1H में हम क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सेलर के बारे में कि अगर सेलर की 21-22 में 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है, देन द सेलर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स on the sale consideration exceeding 50 lakh rupees in the financial year 22-23, right? अभी यहां पर बायर क्या हो जाएगा? When will the buyer be required to deduct tax at source? जब बायर की 21-22 की जो आपकी टर्नओवर थी वो 10 करोड़ से ज्यादा का था। ठीक है, तो अगर बायर का 21-22 का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था और 22-23 में वो कुछ सामान खरीद रहा है, देन द बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। कंडीशन वगैरह क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह ये सब। ठीक, तो चलो, रेसिपिएंट कौन है? कोई भी हो सकता है सेलर।
Time of deduction at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment whichever is earlier. The payment of credit whichever is earlier. Rate of TDS same 0.1% of the sum exceeding 50 lakh rupees. ठीक है, तो दोनों सेक्शंस की जो कंडीशंस वगैरह है वो एग्जैक्टली सेम है. टीसीएस वाला क्या है 206C1H, राइट, वहां पर भी यही है कि अगर सेलर की 21-22 की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का था तो फिर 22-23 में अगर वो किसी एक इंसान को 50 लाख से ज्यादा का सामान बेच रहा है तो जितना भी ज्यादा का बेच रहा है उस पर 0.1% के रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा. इसमें 194Q में क्या है, दिस इज 194Q. 194Q में यह है कि अगर किसी बायर की 21-22 की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा की थी और वो 22-23 में 50 लाख से ज्यादा का माल खरीद रहा है तो जितना भी एक्सेस है उस पर 0.1% के रेट से वो टीडीएस काटने के बाद ही पेमेंट करेगा. ठीक है, और ये 206C1H ने स्पेसिफाई कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि जिन जगहों पर बायर और सेलर दोनों का ही 21-22 का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था और दोनों और यहां पर इस साल में यानी 22-23 में 50 लाख से ज्यादा का है तो फिर 194Q लगेगा, यानी द बायर विल डिडक्ट टीडीएस एंड द सेलर विल नॉट कलेक्ट. ठीक, थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख रुपए इन प्रीवियस. ठीक, अब देखो 206CCA हायर रेट ऑफ टीसीएस फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने टीडीएस में किया था कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो फिर हम आप पर हायर रेट पर टीडीएस काटेंगे. ठीक है, वही वाली बात है. तो देखो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206CCA apply when the collectee is a specified person. collectee कौन, जिससे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, मतलब द बायर, राइट. अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो अब ये स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है. Specified person is a person who has not furnished the return of the income for assessment year relevant to the previous year immediately preceding the financial year in which tax is required to be collected, for which the time limit for furnishing the return of income under section 139(1) has expired and the aggregate of tax deducted at source and tax collected at source in his case is 50,000 rupees or more in the said previous year. ये पॉइंट नंबर बी में आने की कोई जरूरत थी नहीं, आ जाता था, यहीं आ सकता था. ठीक है, एनीवे तो बात ये हो गई कि अगर 139(1) वाली लिमिट का आपने जैसे प्रीवियस ईयर 21-22 का अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) और आपका टीडीएस और टीसीएस मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा पड़ रहा है तो फिर आपको इस बार या तो आप स्पेसिफाइड पर्सन वाली कैटेगरी में आ जाते हो. ठीक है, However, the specified person does not include a non-resident who does not have a permanent establishment in India. ठीक है, अब ऐसे में अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन आ गए, मतलब अगर आपका टीडीएस टीसीएस मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा था और आपने 21-22 का रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया तो फिर क्या होगा. Rate of tax will be higher of the following rates at twice the rate specified in the relevant provision of the act or 5%. ठीक है, तो इस तरह से आपका टैक्स कलेक्शन होगा हायर रेट पर. आइए आगे चलते हैं. 206CC हायर रेट ऑफ टीसीएस फॉर नॉन फर्निशर्स ऑफ पैन. तो वही वाली बात हो गई, ऐसे ही टीडीएस में भी यही वाले दो सेक्शन से, इसी टाइप के दो सेक्शन से कि अगर आपने पैन नहीं फर्निश किया तो क्या होगा, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह. तो देखो the provisions of section 206CC requires tax collection at sources higher of the following two rates in case of failure by person paying any sum or amount on which tax is collectible at source yani collectee to furnish PAN or Aadhaar number in case of section 206C1H. 1H मतलब है to the person responsible for collecting tax at source at twice the rate specified in the relevant provision of the act, 5%, 1% in case tax is required to be collected. मैं इसको समझा देता हूँ आपको. तो बेसिकली यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो भी बायर होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर बायर होता है, द बायर इज सपोज टू डिपॉजिट हिज पैन या द बायर इज सपोज टू फर्निश हिज पैन टू द सेलर. तो अगर सेलर के पास बायर का पैन नहीं है तो सेलर जो है वो हायर रेट से टैक्स कलेक्ट करेगा. हायर रेट क्या है, या तो जो भी मेंशन है उसका ट्वाइस रेट या फिर 5%. ठीक है, या फिर 5%. लेकिन अगर 206C1H वाला केस है, 1H वाला केस मतलब 50 लाख से ज्यादा कमाल खरीदा बेचा जा रहा है तो फिर या तो ट्वाइस द रेट या फिर 1%, whichever is higher. ठीक है, सिंपल सा. फिर tax would be collectible at rates mentioned above also in case where the person furnishes a declaration in section 206C1A but does not provide his PAN. तो declaration तो दे दिया लेकिन PAN नहीं प्रोवाइड किया तब भी इसी सेक्शन के हिसाब से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा. Both the collectee and the collector have to compulsorily quote the PAN of the collectee in all correspondence, bills, vouchers and other documents exchanged between them. तो जो भी कलेक्टर होगा यानी कलेक्टर कौन हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा आपका सेलर.
ठीक है, और बायर कौन हो जाएगा, कलेक्टी हो जाएगा। तो इन दोनों को अपने सारे कॉरेस्पॉन्डेंस पर, बिल्स वगैरह पर पैन मेंशन करना होगा दोनों का, ठीक। If the PAN provided to the collector is invalid or it does not belong to the collectee, it shall be deemed that the collectee has not furnished the PAN to the collector. Accordingly, tax would be collectible at the rate specified in point number 1 above. तो अगर जो बायर है उसने अपना पैन नहीं दिया या गलत पैन दे दिया तो मान लिया जाएगा कि उसने पैन दिया ही नहीं, और जो भी यहां पर रेट्स मेंशन है, ट्वाइस द रेट या 5% व्हिचएवर इज हायर, उस पर आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। The provisions of section 206cc does not apply to a non-resident who does not have a permanent establishment in case the provisions of section 206c are also applicable to the specified person, in addition to the provisions of 206cca, then tax is required to be collected at higher of the two rates provided in section 206cc and 206cca। तो ये वाला पॉइंट भी एग्जैक्टली टीडीएस जैसा हो गया सर, लेकिन ये हमें तो समझ ही नहीं आया। तो इसमें बात ये आती है 206cc कौन सा वाला सेक्शन है, 206cc ये वाला है कि अगर आपने पैन नहीं फर्निश किया तो फिर क्या होगा, और 206cca है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने ना तो रिटर्न फाइल किया ना तो पैन दिया हुआ है, तो इन दोनों सेक्शंस में से जो भी हायर रेट होगा उस पर आपका टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, ठीक। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, मैं जरा पानी पी लेता हूं। मिस्टर गुप्ता, अ रेजिडेंट इंडियन, देखिए, मिस्टर गुप्ता, a resident Indian, is in retail business and his turnover for the financial year 21-22 was 12 crores, 10 करोड़ से ज्यादा थी, ठीक है। और ये कौन है, ये एक रिटेल बिजनेस में है, रिटेल बिजनेस में सामान बेचते हैं। He regularly purchases goods from another resident, Mr. Agrawal, a wholesaler, and the aggregate payments during the financial year 22-23 was 95 lakh rupees, 20 lakh on 1st June, 25 lakhs on 12th August, 22 lakhs on 23rd November, and 28 lakhs on 25th March। 25th मार्च पर ये 25th मार्च को 28 लाख, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या हो गया, ये एक स्पेसिफाइड बायर बन गया बंदा, जो मिस्टर गुप्ता है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इनका जो टर्नओवर था वो 12 करोड़ था, ठीक, मतलब 10 करोड़ से ऊपर था। और अब ये मिस्टर अग्रवाल से सामान खरीद रहे हैं, ये मिस्टर अग्रवाल से सामान खरीद रहे हैं। अगर मिस्टर अग्रवाल से सामान खरीद रहे हैं 50 लाख से ज्यादा की वैल्यू का खरीद रहे हैं, हाँ 50 लाख से ज्यादा की वैल्यू का खरीद रहे हैं, क्योंकि 95 लाख रुपीस का खरीदा, तो जो भी ये 50 लाख के ऊपर वाला है अमाउंट, यानी 45 लाख रुपीस, इस 45 लाख रुपीस पर गुप्ता जी को टीडीएस काटना पड़ेगा। सर अग्रवाल जी को टीसीएस भी तो लेना पड़ सकता है, हो सकता है, पर अभी तक तो हमें यह समझ में आ रहा है कि टीडीएस काटना पड़ेगा गुप्ता जी को, बिकॉज गुप्ता जी सामान खरीद रहे हैं। गुप्ता जी की फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था, और इस साल यानी 22-23 में गुप्ता जी ने 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीदा है, ठीक। Assume that the said amounts were credited to Mr. Agrawal's account in the books of Mr. Gupta on the same date, ठीक है। Mr. Agrawal's turnover for the financial year 21-22 was 15 crores। क्या बात है, मिस्टर अग्रवाल यानी जो हमारी क्वेश्चन में सेलर है, सेलर का भी 15 करोड़ का टर्नओवर था 21-22 में, यानी सेलर जो है वो भी एक स्पेसिफाइड सेलर हो गए, 10 करोड़ से ज्यादा का इनका टर्नओवर हो गया। तो अब ये 50 लाख से ऊपर का माल अगर बेचेंगे तो इनको टीसीएस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहां पर दोनों चीजें आ गई, जो हमारा बायर है वो भी स्पेसिफाइड हो गया क्योंकि उसका भी 21-22 का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था, जो हमारा सेलर है वो भी स्पेसिफाइड हो गया क्योंकि उसका भी 21-22 का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था। तो अब टीडीएस लगेगा या टीसीएस लगेगा, प्रोविजन तो कहता है दोनों लगेंगे, लेकिन उसके ऊपर एक ओवरराइडिंग प्रोविजन भी आ जाता है, वो कहता है कि यहां पर टीडीएस लगेगा, यहां पर टीसीएस नहीं लगेगा, ठीक। तो टीडीएस कौन काटेगा, गुप्ता जी टीडीएस काटेंगे। आइए सवाल देखते हैं। Based on the above facts, examine the TDS TCS implications if any under the Income Tax Act 1961। तो बिल्कुल गुप्ता जी TDS काटेंगे, गुप्ता जी TDS काटेंगे। जैसे ही 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर, जैसे ही 50 लाख से ऊपर की परचेज जाएगी तुरंत ये TDS काटना शुरू कर देंगे ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस एट द रेट ऑफ 0.1%, ठीक है। तो पहला पेमेंट किया इन्होंने 20 लाख रुपए का 1 जून 2002 को, तो यहां पर अभी 50 लाख से ऊपर क्रॉस नहीं किया है, तो यहां पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा। उसके बाद 25 लाख रुपए का पेमेंट किया है, तो जैसे 25 लाख का किया 45 लाख का टोटल हो गया 12 अगस्त को, ठीक है। 12 अगस्त को 25 लाख का किया है, तो फिर इस पर भी कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा क्योंकि अभी भी 50 लाख से कम है, 20 लाख प्लस 25 लाख अभी भी 50 से कम है। फिर 22 लाख का पेमेंट किया 23 नवंबर को, अब 22 लाख का पेमेंट किया 45 लाख रुपीस का ऑलरेडी हो चुका था, 45 प्लस 22 कितना आ जाता है,
45 प्लस 22 आ जाता है आपका मेरे ख्याल से 57 या 67, 67 आएगा। 45 प्लस 22 67 आ गया, तो -50, 50 लाख के ऊपर 17 लाख। अब इस समय जब 22 लाख रुपए का पेमेंट किया 23 नवंबर को, तो 17 लाख रुपए के ऊपर 0.01%, सॉरी 0.1% से 0.1% के रेट से टीडीएस काटना चाहिए। ठीक है, टीडीएस काटना चाहिए। कितना टीडीएस कटेगा? यहां पर टीडीएस आपका कटेगा 1700 रुपए का। ठीक है, यहां पर टीडीएस आपका कट जाएगा 1700 रुपए का, 17 लाख का 0.1%। ठीक है, उसके बाद यहां पर 28 लाख रुपए का जो पेमेंट किया, इस पर तो पूरे के पूरे 28 पर 0.1% का टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, और बस ये वाली चीज है। उसके बाद देखो, would your answer be different if Mr. Gupta's turnover for financial year 21-22 was 8 crores, all other facts remaining the same? तो अगर गुप्ता जी का टर्नओवर, गुप्ता जी कौन है, बायर है, सेलर है? गुप्ता जी बायर है। तो अगर बायर का टर्नओवर 8 करोड़ होता है, यानी 10 करोड़ से कम होता है, तो बायर को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती। सेम चीज होती, पर वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती। अग्रवाल जी टीसीएस कलेक्ट करते, अग्रवाल जी जो है हमारे, वो टीसीएस कलेक्ट करते, और सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहता। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है, would your answer to 1 and 2 be change if PAN has not been furnished by the buyer or seller if as required? Yes, अगर PAN furnished नहीं होता तो फिर हायर रेट से टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट किया जाता। ठीक है, तो 5% के रेट पे हो जाता इंस्टेड ऑफ 0.1%। ठीक, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। आप इसका सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन कैसा है वो आप लोग देख लेना, क्योंकि जो डिस्कशन है वो तो हम लोग यहां पर कर ही चुके हैं। डिस्कशन में और कुछ हमारे पास बचता नहीं है। ठीक, आइए, अच्छा ये खत्म हो चुका है, टीसीएस भी हमारा खत्म हो चुका, और कुछ हमारे पास नहीं बचता है। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने आखिरी मुद्दे पर। मई 2023 के एग्जाम्स के लिए कुछ तो अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, मई 2023 एग्जाम्स के लिए कुछ अमेंडमेंट्स हैं। दो ही जगह पर अमेंडमेंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। एक अमेंडमेंट आया है सेक्शन 194 आर में। ठीक है, 194 आर क्या था कि अगर मुझे अन अकेडमी से कुछ भी परक्विजिट मिलता है तो वो सैलरी इज हेड में तो टैक्सेबल होगा नहीं। ठीक है, वो मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन के फॉर्म में मेरे को परक्विजिट मिला है, तो अगर बिजनेस या प्रोफेशन के लिए मेरे को परक्विजिट मिलता है तो उस पर टीडीएस कटेगा 194 आर में, उस पर टीडीएस कटेगा 194 आर में। ठीक, ये बात हो गई। ये हो गया, ये आया था आपका सेक्शन, आया था 1 जुलाई 2022 से आया था। तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चंस, कुछ कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं बोर्ड ने, जो आईसीएआई की जो अमेंडमेंट वाली शीट होती है वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि चांसेस हैं कि मई 23 के एग्जाम में इससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, एक अमेंडमेंट तो आपका ये है 194 आर वाला। दूसरा अमेंडमेंट या दूसरी जो भी क्लैरिफिकेशंस है वो आपका आया है, वो कहां गया कहां गया कहां गया, हाय, ये 2061G में आया है। 1G वाला कौन सा था? घूमी घूमी पर टीसीएस। ठीक है, घूमी घूमी पर टीसीएस। तो दो अमेंडमेंट्स आए हैं आपके, एक तो 194 आर में, एक तो 194 आर में आया है। 194 आर में आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए गए, कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में क्लैरिफिकेशंस दिए गए। एक तो 194 आर हो जाएगा, जिसमें बिजनेस में, अगर बिजनेस के दौरान अगर आपको कोई भी परक्विजिट मिलती है तो उस पर टीडीएस काटने की क्या प्रोविजन है वो डिस्कस किए गए। और दूसरा 206C1G घूमी घूमी वाले पर। तो आओ एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 194 आर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये आपको दी हुई है। Finance Act 22 has inserted a new section 194R in the Income Tax Act. This is exactly copied and pasted from the ICAI की amendment वाली sheet. ठीक है, तो ये exactly वहीं से, बस इसको पढ़ के मैं बस आपको साथ साथ समझाता चल रहा हूं, that's it. ठीक है, so the Finance Act 22 has inserted a new section 194R in the Income Tax Act 1961, which is effective from 1st July 2022, right? It mandates a person who is responsible for providing any benefit or perquisite to a resident to deduct tax at source at the rate of 10% of the value or aggregate of the value of such benefit or perquisite before providing such benefit or perquisite. ठीक है, तो देखो ये वाला सेक्शन जो 194 आर है ना, ये एक्चुअली आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आया था कब? 1 जुलाई 2022 को आया था। ठीक है, 1 जुलाई 2022 को, मतलब दिस सेक्शन वाज नॉट एप्लीकेबल टू नवंबर 22 स्टूडेंट्स।
दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू May 23 स्टूडेंट्स। तो May 23 के लिए एक तो ये नया सेक्शन आ गया है, ऊपर से इस पर बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस भी आ गए, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखकर करना होगा, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको आप समझ लोगे तो फिर एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अपना दिमाग लगाकर लिख पाओगे, ठीक। तो देखो, इट मैंडेट्स अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट और परक्विजिट टू अ रेजिडेंट, कि कोई भी पर्सन अगर किसी रेजिडेंट को कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट दे रहा है तो उसको 10% के रेट से टीडीएस काटना होगा ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच बेनिफिट ऑफ परक्विजिट बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विजिट। 10% के रेट से टीडीएस काटना होगा। Benefit or perquisite may or may not be convertible into money, but should arise either from carrying out of business or from exercising a profession by such resident. तो PGBP में आपको perquisite मिला। This deduction is not required to be made if the value or aggregate of value of the benefit or perquisite provided or likely to be provided to the resident during the financial year does not exceed 20,000 rupees। ठीक है, तो अगर 20,000 रुपए तक का परक्विजिट मिल रहा है मेरे को अनअकैडमी से तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अनअकैडमी टीडीएस नहीं काटेगी। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा का वो दे रही है अनअकैडमी, मेरे को कोई भी परक्विजिट या बेनिफिट दे रही है, तो उस पर अनअकैडमी को टीडीएस काटना पड़ जाएगा, ठीक। आइए सर आगे चलते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन being an individual या HUF whose total sales या gross receipts या gross turnover from the business does not exceed 1 crore rupees or from profession does not exceed 50 lakh rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which such benefit or perquisite is provided by him। तो अगर अनअकैडमी का बिजनेस से टर्नओवर, सॉरी अनअकैडमी तो कंपनी हो गई, अगर इंडिविजुअल या HUF है तो ये वाली चीज हम लोगों ने कई बार पढ़ी है ना, इंडिविजुअल या HUF को कई बार टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती थी। कब नहीं होती थी? अगर उसका प्रीवियस ईयर 21-22 का जो बिजनेस या प्रोफेशन से टर्नओवर है, बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है या प्रोफेशन से टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा का नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर इंडिविजुअल या HUF को टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। उसी के लिए तो 194M आया था ना, मजाक वाला सेक्शन, ठीक है। एनीवे, तो यहां पर ये 194R में भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप एक इंडिविजुअल या HUF हो और आपका 21-22 में बिजनेस से टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस नहीं किया है या प्रोफेशन से आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स है वो 50 लाख को क्रॉस नहीं की है, तो आपको टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। Section 194R empowers the CBDT with the previous approval of central government to issue guidelines for the purpose of removing difficulties। तो Section 194R2 ने कहा है CBDT के पास पावर है। Accordingly, in exercise of the power contained under Section 194(2), the CBDT has, with the prior approval of the central government, issued the following guidelines। क्या क्या guidelines किए हैं? Questions के form में दी हुई हैं, आओ इनको पढ़ते हैं। Question: Is it necessary that a person providing benefit or perquisite needs to check if the amount is taxable under Section 28(4) before deducting tax under Section 194R? Now, what is Section 128? Section 28 is charging section of PGBP, राइट। तो क्या जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है उसको ये देखने की जरूरत है या नहीं कि सामने वाले के हाथ में ये टैक्सेबल होगा तभी मैं उस पर टीडीएस काटूंगा, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना, कई जगह पर ऐसा होता है कि अगर आप इनकम दे रहे हो किसी को, वो इनकम उसके हाथ में एग्जेम्प्ट है, अगर वो इनकम उसके हाथ में एग्जेम्प्ट है तो फिर उस पर टीडीएस काटने की क्या जरूरत है। तो उसी तरह से यहां पर एक सवाल पूछा गया है कि क्या परक्विजिट देते समय या बेनिफिट देते समय मुझे ये देखना चाहिए कि सामने वाले के हाथ में ये टैक्सेबल है या नहीं। अगर टैक्सेबल हुआ तब तो मैं टीडीएस काटूंगा, नहीं हुआ तो मैं नहीं काटूंगा, ठीक। तो आओ देखो, नो, the deductor is not required to check whether the amount of benefit or perquisite that he is providing would be taxable in the hands of recipient at section 28(4). तो आपको ये सब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। The amount could be taxable under any other section like 41(1) etc. तो हो सकता है वो सेक्शन 28 में टैक्सेबल ना हो सकता है सेक्शन 41 में टैक्सेबल हो जाए, ठीक है। आप बस अगर आप कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हो किसी को ड्यू टू द अदर पर्सन डूइंग बिजनेस और प्रोफेशन, आप टीडीएस काटो। Section 194R casts an obligation on the person responsible for providing any benefit or perquisite to a resident to deduct tax at source at 10%. There is no further requirement to check whether the amount is taxable in the hands of the recipient or under which section it is taxable, ठीक है। तो अब यहां पर आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो किस तरह से कंफ्यूज करके दे सकता है, हो सकता है पीजीबीपी में ही आपको दे दिया, ठीक है। अब पीजीबीपी में आपको दे दिया कि आपने इतने के परक्विजिट्स प्रोवाइड किए, या फिर आपको पीजीबीपी में जो आपका वो जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल वाला क्वेश्चन आता है ना, वहां पर हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपके क्रेडिट साइड में कुछ लिखा हुआ हो परक्विजिट्स रिसीव्ड ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन, और वहां पर लिखा हुआ हो नेट, ठीक है। तो अब नेट है तो आपको समझना होगा कि अगर परक्विजिट रिसीव हुआ तो 194 में टीडीएस कटने के बाद मिला होगा, तो 90% ही दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में,
ठीक है, जो इस तरह के हमने कई सारे क्वेश्चंस किए ना, वो जो इनकम फ्रॉम डिविडेंड आता है या इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई वगैरह आता है, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नेट फिगर दिख रही होती है। तो अब नेट फिगर मतलब क्या हुआ, 10% टीडीएस कटने के बाद, राइट, तो हम उसको इनकम में ग्रॉस वैल्यू पर इंक्लूड करते हैं। ग्रॉस वैल्यू पर इंक्लूड करने के बाद हम उसको उसमें से जो भी टीडीएस वगैरह कटा होता है उसका क्रेडिट लेते हैं। तो यहां पर भी आपको पीजीबीपी में ग्रॉस वैल्यू पर इंक्लूड करना होगा, राइट। दूसरा सवाल, is it necessary that the benefit or perquisite must be in kind or section 1 for section 194 to operate, 194R to operate? तो क्या ये जरूरी है कि आप जो भी बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हो वो इन काइंड होना चाहिए, कैश में दे सकते हो क्या? तो देखो, tax under section 194R is required to be deducted whether the benefit or perquisite is in cash or in kind. First proviso to section 194R clearly indicates the intent of the legislature that there could also be situations where benefit or perquisites is in cash or the benefit or perquisite is in kind or partly in cash or partly in kind. ठीक है, thus section 194R clearly brings in its scope the situation where the benefit or perquisite is in cash or in kind or partly in cash or partly in kind. सिंपल मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे कहीं से कोई परक्विजिट मिल रही है, मुझे अनअकैडमी से परक्विजिट मिल रही है, मुझे अनअकैडमी से बेनिफिट मिल रहा है, राइट, और उस बेनिफिट को अनअकैडमी ने सपोज मेरे को कैश ना देने के बजाय कार गिफ्ट कर दी, तो क्या तब भी अनअकैडमी टीडीएस काटेगा? हाँ, अनअकैडमी टीडीएस काटेगा। कौन से वाले सेक्शन में? 194R में, 194R में, ठीक। Is there any requirement to deduct tax under section 194R when the benefit or perquisite is in the form of a capital asset? ठीक है, तो अगर कैपिटल एसेट के फॉर्म में अनअकैडमी ने मेरे को दिया, सपोज एक फ्लैट ही गिफ्ट कर दिया, अनअकैडमी ने मेरे को परक्विजिट के फॉर्म पर फ्लैट ही दे दिया, तब भी क्या टीडीएस काटा जाएगा? आओ देखते हैं। As has been stated in answer to question number 1, there is no requirement to check whether the perquisite or benefit is taxable in the hands of the recipient and the section under which it is taxable. तो जो भी कैपिटल एसेट भी मेरे को मिला, यहां पर यही बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 यही तो था ना कि इस वाले सेक्शन 28 में टैक्सेबल है भी या नहीं है। तो यहां पर यही बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में स्पेसिफाई कर दिया, भैया कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम देखो कि सामने वाले के हाथ में किस सेक्शन में टैक्सेबल है, ठीक है। आप अगर उसको परक्विजिट दे रहे हो, आप उसको बेनिफिट दे रहे हो, आप टीडीएस काटोगे। The asset given as benefit or perquisite may be a capital asset in general sense of the term, like car, land, etc. But in the hands of the recipient, it is benefit or perquisite and has accordingly been held to be taxable. ठीक है, तो जो भी आप परक्विजिट या बेनिफिट दे रहे हो, नॉर्मल टर्म्स में हो सकता है वो कैपिटल एसेट हो, लेकिन रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो फिर उसके लिए ये बेनिफिट या परक्विजिट है, तो फिर टीडीएस काटो आप। In any case, the deductor is not required to check if the benefit or perquisite is taxable in the hands of the recipient. Thus, the deductor is required to deduct tax under section 194R in all cases whether benefit or perquisite or of whatever nature is provided. तो किसी भी नेचर का हो, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। आइए दूसरा देखते हैं क्या चीज आई है। If loan या settlement, लोन का settlement या waiver by bank is to be treated as benefit या perquisite, it would lead to hardship as a bank would need to incur the additional cost of tax deduction in addition to the haircut that he has taken. Will section 194R apply in such a situation? क्या बात है, क्या ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिलियंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मान लो मेरा बैंक से लोन था, मान लो मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था, ठीक है, अब बैंक ने मेरा लोन माफ कर दिया, तो बैंक को वैसे ही नुकसान हुआ, बैंक को वैसे ही नुकसान हुआ कि लोन पर जो भी इंटरेस्ट था या लोन का जो भी अमाउंट था, बैंक ने वो लोन का अमाउंट ही माफ कर दिया, ठीक है। अब अगर बैंक ने लोन का अमाउंट माफ किया तो बैंक को ऑलरेडी नुकसान हुआ, पर अगर बैंक ने लोन को माफ कर दिया तो ये मेरे लिए तो एक बेनिफिट हो गया, मेरे लिए बेनिफिट हो गया, ठीक है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपने बिजनेस के लिए मैंने लोन लिया बैंक से, बैंक ने लोन माफ कर दिया, बैंक ने अगर लोन माफ कर दिया तो बैंक के लिए क्या हुआ, बैंक के लिए तो एक एक्सपेंस हो गया, ठीक है, या बैंक के लिए तो एक लॉस टाइप की चीज हो गई। और अगर बैंक से बोला जाए कि देखो तुमने तो एक तरह से बेनिफिट दे दिया एक बिजनेसमैन को, और बेनिफिट दिया कितने का दिया, लोन अमाउंट का बेनिफिट दिया, तो फिर टीडीएस भी काटो, तो फिर टीडीएस भी काटो, तो बैंक के लिए तो डबल डबल प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम तो वैसे ही नुकसान उठा रहा है वो बेचारा बैंक, ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम ये कि अब वो टीडीएस काटने के लिए एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। सर एडिशनल कॉस्ट क्या हो जाएगी टीडीएस काटने के लिए? बहुत सारी चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन लगता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर टीडीएस काटा जाएगा तो टीडीएस का रिटर्न फाइल करना होगा, बहुत सारी कॉस्ट लगेंगी, ठीक है। तो बैंक के लिए तो दो दो चीजें आ जाएंगी। तो क्या ऐसे केस में 194R लगेगा? आओ देखते हैं।
The amount representing principal loan waived by bank under one-time settlement scheme would constitute income falling under section 28(4) relating to value of any benefit or perquisite arising from business or exercise of profession. ठीक है, तो ये जो भी आपका बैंक से लोन हुआ, लोन जो है वो वेव हुआ, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट का वेवर हुआ लोन का, वो सेक्शन 28(4) में चार्जेबल टू टैक्स तो होगा एज अ बेनिफिट और अ पर्क्विजिट. ठीक है, पीजीबीपी में चार्जेबल तो है. However, it has been clarified by circular number this dated 13th September that one-time loan settlement with borrowers or waiver of loan granted on reaching settlement with the borrowers by following would not be subject to tax deduction at source under section 194R. तो अगर वन टाइम सेटलमेंट वगैरह कुछ हुआ और वो इनके साथ हो रहा है तो ये लोग, इन लोगों को 194R में टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं होगी. मैं पानी पी लेता हूं. Public financial institution, scheduled bank, cooperative bank other than a primary agricultural credit society, primary cooperative agricultural and rural development bank, state financial corporation, state industrial investment corporation being a government company engaged in the business of providing long term finance for industrial project. अब ये लंबी सी लिस्ट है, इसमें बहुत ज्यादा आपको रटने वटने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इससे अगर मिल रहा है, कोई लोन का वेवर वगैरह हो रहा है, तो दिस पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194R. Deposit taking non-banking financial company, systemically important non-deposit taking non-banking financial company, public company engaged in providing long-term finance for construction or purchase of houses in India for residential purposes and which is registered in accordance with the guidelines or direction issued by the National Housing Bank formed under National Housing Banks Act 1987, registered asset reconstruction companies. अब देखो, this clarification is only for the purposes of section 194R. The treatment of such settlement or waiver in the hands of the person who has got benefited by such waiver would not be impacted by this clarification. Taxability of such settlement or waiver in the hands of the beneficiary will be governed by the relevant provisions of the Act. ठीक है, तो अब इसमें ऐसा ना सोच ले कोई बिजनेसमैन कि टीडीएस तो कटा नहीं, तो मतलब अब इसमें टैक्सेबिलिटी भी नहीं आएगी, टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी तो हम इस पर टैक्स भी नहीं पे करेंगे. ठीक है, तो यहां पर यही चीज बोली जा रही है कि अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन का वेवर हो गया तो वो आपके लिए बेनिफिट हुआ और वो आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा. ठीक है, जस्ट बिकॉज टीडीएस नहीं काटा गया उसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर टैक्स नहीं पे करोगे. यू आर सपोज टू पे टैक्स ऑन दैट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट या पर्क्विजिट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट? वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. ठीक है, तो अब यहां पर है कि जो भी आप वैल्यू या पर्क्विजिट दे रहे हो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी. ठीक, the valuation would be based on fair market value of the benefit or perquisite except in the following cases. So normal में तो fair market value होगी, लेकिन कुछ cases आपको यहां पर दिए हुए हैं, इन cases पे कुछ और होगा. क्या पहली situation है, the benefit या perquisite provider has purchased the benefit या perquisite before providing it to the recipient. ठीक है, तो मैंने कोई चीज खरीदी अपने लिए, फिर मैंने वो आपको दे दी. ठीक, तो आपके लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट? जिस भी सामान पर मैंने खरीदा था, जिस भी प्राइस पर मैंने खरीदा था, तो द परचेज प्राइस, that will be the benefit in your hands. The benefit या perquisite provider manufactures such items given as benefit या perquisite. तो मेरी एक फैक्ट्री है, मैं उस फैक्ट्री में वो चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और फिर मैंने आपको दी, तो द प्राइस दैट इट चार्जेस टू कस्टमर्स फॉर सच आइटम्स. तो अगर मैंने आपको नहीं दिया होता, नॉर्मली किसी कस्टमर को बेचा होता, उस कस्टमर से जो भी चार्ज करता, दैट विल बी योर बेनिफिट. ठीक है, वो आपके हाथ में बेनिफिट के फॉर्म में आएगा. It has been further clarified that GST would not be included for the purposes of valuation of benefit या perquisite for TDS under section 194R. ठीक है, तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज हो जाती है. जब GST हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि जो TDS होता है वो इंक्लूसिव ऑफ GST वाली वैल्यू पर लगता ही नहीं है, बिकॉज GST आपकी ना तो इनकम होती है ना तो आपकी कॉस्ट होती है. ठीक है, कई सारे लोगों को लगता है कि GST जो है वो हमारी कॉस्ट है, GST लगने की वजह से सामान महंगा हो गया. ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से महंगा नहीं हुआ, लेकिन वो हम लोग उसके बारे में कल से बात करेंगे. ठीक, क्वेश्चन, many a times social media influencer is given a product of a manufacturing company so that he can use that product and make an audio या video to speak about that product in social media. Is this product given to such influencer a benefit or a perquisite? क्या बात, वेरी नाइस. ठीक है, तो बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो उन लोगों को बड़े बड़े ब्रांड्स कांटेक्ट करते हैं ना, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो और हमारे प्रोडक्ट के बारे में आप अपने रील्स में या अपनी वीडियोस में इंटीग्रेशन कर दो. तो क्या इसको भी बेनिफिट या पर्क्विजिट माना जाएगा? क्योंकि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं.
ठीक है, वो सामान तो बेच नहीं रहे, तो वो सर्विसेज बेच रहे हैं अपनी। कैसी सर्विसेज बेच रहे हैं अपनी? वो एंटरटेनमेंट सर्विसेज बेच रहे हैं। ठीक, तो देखो, whether this is a benefit or perquisite will depend upon the facts of the case. In case of benefit or perquisite being a product like car, mobile, outfit, cosmetics, etc., and if the product is returned to the manufacturing company after using for the purpose of rendering service, then it will not be treated as a benefit or perquisite for the purpose of section 194R. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि एक मेकअप वाली कंपनी ने किसी एक फीमेल इन्फ्लुएंसर को, सपोज वो अपने मेकअप के कुछ भी कॉस्मेटिक वाला सामान दिया और उसने बस लगा के दिखाया, ओ देखो मैं कितनी सुंदर बन गई, तो फिर क्या हुआ, और उसके बाद वो सामान लगाकर उसने कंपनी को वापस कर दिया, तो फिर कोई परक्विजिट वगैरह कुछ नहीं माना जाएगा, तो 194R वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। However, if the product is retained, then it would be in the nature of benefit या perquisite and tax is required to be deducted accordingly under section 194R. ठीक है, लेकिन अगर मान लो कंपनी ने कह दिया नहीं नहीं अब ये तुम ही रखो, तुम्हारा झूठा वाला हम थोड़ी बेचेंगे किसी कस्टमर को, तो फिर इसको परक्विजिट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Section 194R provides that if the benefit or perquisite is in kind or partly in kind and cash is not sufficient to meet TDS, then the person responsible for providing such benefit or perquisite is required to ensure the tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit or perquisite before releasing the benefit or perquisite. How can such person be satisfied that the tax has been deposited? Beautiful question. आओ मैं आपको बताता हूं। ये कुछ उसी टाइप की चीज है जिस तरह से लॉटरी बेटिंग गैमलिंग वाले में हम लोगों ने देखा था। तो एक वो वाले सेक्शन में हमने क्या देखा था, 194 बीबी और 194 बी और 194 बीबी वाले में हम लोगों ने देखा था कि अगर आप किसी को, सपोज मैं हूं लॉटरी वाली कंपनी, अब मैं किसी को एक कार गिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, लॉटरी में किसी ने कार जीत ली, अब मैं उस कार का टीडीएस कैसे काटूंगा? तो मैं जो भी विनर होगा उससे कहूंगा कि ये कार की वैल्यू है सपोज 10 लाख रुपए, इसका 30% हुआ 3 लाख रुपए, नाउ यू गिव मी 3 लाख रुपीज, आई विल डिपॉजिट दिस 3 लाख रुपीज टू द गवर्नमेंट, या फिर यू डिपॉजिट 3 लाख रुपीज टू द गवर्नमेंट, यू मेक मी सैटिस्फाइड, यू सैटिस्फाई मी दैट यू हैव डिपॉजिटेड 3 लाख रुपीज टू द गवर्नमेंट, और तब मैं आपको 10 लाख रुपए की कार दूंगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही चीज यहां पर भी बोली जा रही है 194R में। 194R में क्या है कि अगर अन अकेडमी सपोज मेरे को एक मकान गिफ्ट कर देती है तो मेरे लिए बेनिफिट हो गया, वो मेरे लिए परक्विजिट हो गया, ठीक है, बट वो काइंड में है, ठीक है, वो काइंड में है, तो अन अकेडमी उस मकान में से टीडीएस कैसे काटेगी 194R में? तो अन अकेडमी मुझसे कहती है 50 लाख रुपए का मकान है, 50 लाख रुपए का मकान है, ठीक है, 10% इसका अगर टीडीएस काटा जाए तो 5 लाख रुपए होता है। तो अन अकेडमी मुझसे कहती है निशांत कुमार, फर्स्ट यू डिपॉजिट 5 लाख रुपीज टू द गवर्नमेंट अकाउंट एंड देन वी विल गिव यू द पोजेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। 50 लाख रुपए के फ्लैट की प्रॉपर्टी का पोजेशन हम आपको तब देंगे। ठीक है, सवाल उठता है कि हाउ कैन अन अकेडमी बी श्योर कि मैंने, हाउ कैन अन अकेडमी बी सैटिस्फाइड, हाउ कैन अन अकेडमी बी कन्विंस्ड कि मैंने वो 5 लाख रुपए सरकार को जमा करा दिए हैं? ठीक, गुड क्वेश्चन। तो देखो, the requirement of law is that if a person is providing benefit in kind to a recipient and tax is required to be deducted under section 194R, the person is required to ensure that tax is required to be deducted and has been paid by the recipient. Such recipient would pay tax in the form of advance tax. तो ये मेरे को advance tax के form में pay करना होगा। The tax deductor may rely on a declaration along with a copy of the advance tax payment challan provided by the recipient confirming that the tax required to be deducted on the benefit of perquisite has been deposited. ठीक है, तो मैं एक डिक्लेरेशन दूंगा इसके बिहाफ पर अन अकेडमी को, और मैं एडवांस टैक्स का एक चालान भी अटैच करके दूंगा डिक्लेरेशन के साथ, ये दिखाते हुए कि देखो मैं डिपॉजिट कर चुका हूं। This would be the requirement to be reported in the, this would be then required to be reported in TDS return along with the चालान नंबर। तो अब ये जो भी TDS रिटर्न, तो अन अकेडमी TDS का रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है, तो अन अकेडमी TDS के रिटर्न में मेरा चालान नंबर मेंशन कर देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एडवांस टैक्स के फॉर्म में सरकार को पे कर दिया, जिस भी चालान पर मैंने एडवांस टैक्स पे किया था वो चालान नंबर मैंने अन अकेडमी के साथ शेयर किया। अब जब अन अकेडमी अपना टीडीएस का रिटर्न फाइल करेगा, जो क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो वहां पर अन अकेडमी इस वाली चीज के लिए जो भी टीडीएस काटना होगा उस टीडीएस के अगेंस्ट में चालान नंबर मेंशन कर दे। दिस ईयर फॉर्म 26Q has included provisions for reporting such transactions. तो अब क्योंकि इस साल से फॉर्म 26Q आया, अब इस साल से ये 194R आया है, तो फॉर्म 26Q में एक एडिशनल कॉलम यहां पर जोड़ दिया गया है कि फॉर्म 26Q ये 194R से रिलेटेड भी चीजें मेंशन कर सकता है। In the alternative, as an option to remove difficulty, if any, the benefit provider may deduct tax under section 194R and pay to the government. The tax should be deducted after taking into account the fact that the tax paid by him as TDS is also benefit under section 194R. In the form 26Q, he will need to show it as tax deducted or benefit provided.
ठीक है, तो दूसरी तरह से ये भी हो सकता है कि जो सेलर है, मतलब जो अनअकैडमी है, अनअकैडमी ने खुद अपनी तरफ से 5 लाख रुपए पे कर दिया, अनअकैडमी ने खुद अपनी तरफ से 5 लाख रुपए पे कर दिया टीडीएस काटने के फॉर्म में। ठीक है, तो अब ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अनअकैडमी ने मुझसे 5 लाख रुपए नहीं दिए, अनअकैडमी ने खुद 5 लाख रुपए पे कर दिए, तो ये भी एक तरह से अनअकैडमी ने मुझे बेनिफिट दे दिया। और अगर ये भी एक तरह से बेनिफिट दे दिया तो इसको भी फॉर्म 26Q में अलग से मेंशन करना होगा। ठीक, चलो अब देखो, कंपनी ए गिफ्ट्स अ कार टू इट्स डीलर बी, कंपनी ए ने अपने डीलर बी को कार गिफ्ट की and deducted on this benefit under section 194 and deducted tax on this benefit under section 194R। 194R में इस पर टीडीएस काट लिया। डीलर बी uses this car in his business, डीलर बी ने अपने बिजनेस में इस कार को यूज किया। Will he get deduction for depreciation in calculating his income under the head profits and gains from business or profession? Perquisite मिली, बेनिफिट मिला, क्या कुछ पैसा दिया? नहीं, तो क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? It has been clarified, White Circular number 18/22, that once company A has deducted tax on gifting of car in accordance with section 194R or released the car after dealer B showed him payment of tax on such benefit, and dealer B has included this benefit as income in his income tax return, it would be deemed that the actual cost of the car for the purposes of section 32 shall be the amount of benefit included by the dealer B as income in his income tax return। तो जिस भी इनकम पर उसको जो भी जिस भी बेनिफिट हो, तो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना। सपोज अनअकैडमी ने मेरे को, सपोज अनअकैडमी ने मुझे 15 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर दी, अनअकैडमी ने मुझे 15 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर दी। इस पर अनअकैडमी टीडीएस काट चुका है, 194R में टीडीएस रिटर्न जमा हो चुका है। इस 15 लाख रुपए को मैं अपने इनकम टैक्स वाले रिटर्न में अपनी इनकम में इंक्लूड कर चुका हूं। तो अगर मैं इस पर इनकम में इंक्लूड कर चुका हूं तो फिर एक्चुअल कॉस्ट भी 15 लाख रुपए मान ली जाएगी। ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स में आपको एक्चुअल कॉस्ट लिखना पड़ेगा ना, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ऐड परचेजेस ऑफ एसेट्स, तो परचेजेस ऑफ एसेट्स में यहां पर आपको 15 लाख रुपए डालना होगा, इवन इफ यू हैवंट पेड द 15 लाख रुपए टू एक्वायर द कार, बट क्योंकि टीडीएस कट चुका है और मैं अपने में इंक्लूड कर चुका हूं, इनकम में इंक्लूड कर चुका हूं, तो फिर इसको मुझे डेप्रिसिएशन इस पर मिल जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट मेरी 15 लाख रुपए मान ली। Hence, dealer B can get depreciation on fulfillment of other conditions for claiming depreciation। तो आपको depreciation। आइए आगे चलते हैं। Next question. Section 194R would come into effect from 1st July 2022. All right. It provides that the provision of this section does not apply where the value or aggregate value of the benefit or perquisite provided or likely to be provided to a resident during a financial year does not exceed 20,000 rupees। तो इसमें इतना बोला है कि 20,000 से ज्यादा या साल भर में 20,000 से ज्यादा का अगर पेमेंट नहीं किया गया है या बेनिफिट नहीं दिया गया है तो 194R में टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। It is not clear how this limit of 20,000 rupees is to be computed for the financial year 22, क्योंकि ये वाला सेक्शन तो 1 जुलाई से आया ना। What about the period from 1st April to 1st July? अप्रैल में जून में अगर अनअकैडमी ने सपोज अप्रैल मई और जून वाले महीनों में अगर अनअकैडमी ने मेरे को सपोज 20,000 से ज्यादा की वैल्यू का परक्विजिट कुछ दिया, तो क्या उस पर अब अनअकैडमी टीडीएस काटेगा 194R में? नहीं पता, आओ देखते हैं। It has been clarified that since the threshold of 20,000 rupees is with respect to the financial year, ये financial year का है, calculation of value or aggregate of value of the benefit or perquisite triggering deduction under section 194R has to be computed from 1st April 2022। तो 1st April से जो जून तक का पेमेंट है, अप्रैल मई जून में जो 20,000 से ज्यादा के perquisites मिले वो भी आपके काउंट होंगे। Hence, if the value or aggregate value of the benefit or perquisite provided or likely to be provided to a resident exceeds 20,000 during the financial year 22-23, including the period up to 30th June 2022, the provisions of section 194R shall apply on any benefit or perquisite provided on or after 1st July 2020। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? टैक्स किस पर कटेगा? टैक्स किस पर कटेगा? टैक्स कटेगा ऑन द बेनिफिट प्रोवाइडेड आफ्टर 1st जुलाई 22। ठीक है, अप्रैल मई जून में तो अनअकैडमी मेरे को पे कर चुकी है। ठीक है, तो जब हम 20,000 की लिमिट काउंट करेंगे तो 20,000 का लिमिट अप्रैल मई जून को इंक्लूड करके काउंट करेंगे। ठीक है,
मतलब जुलाई में अगर अनअकैडमी ने मेरे को 5,000 का भी परक्विजिट दिया, जुलाई में अगर अनअकैडमी ने मेरे को, सपोज अप्रैल मई जून मिलाकर अनअकैडमी मेरे को 25,000 रुपए के बेनिफिट्स दे चुकी है, 20,000 से ज्यादा हो गया, क्या टीडीएस कटना चाहिए था 194 आर में? हाँ, पर क्या काटा गया होगा? नहीं, क्योंकि 194 आर था ही नहीं, अप्रैल मई जून में 194 आर था ही नहीं, 1 जुलाई 2022 से आया ना, तो अप्रैल मई और जून 2022 में 194 आर था ही नहीं, तो अप्रैल मई जून में अगर अनअकैडमी ने मेरे को 25,000 रुपए का भी बेनिफिट दिया होगा, तो क्या अनअकैडमी ने टीडीएस काटा होगा? नहीं, लेकिन क्या एग्रीगेट बेनिफिट 20,000 को क्रॉस कर गया? हाँ, तो अगर 1 जुलाई को भी अनअकैडमी मेरे को 5,000 का भी परक्विजिट देता है, 5,000 का भी बेनिफिट देता है, तो उस पर अनअकैडमी को टीडीएस काटना होगा अंडर सेक्शन 194 आर। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं पुराने वाले 25,000 पर भी टीडीएस काटो और फिर जुलाई वाले पेमेंट से उसको माइनस करके फिर आप जुलाई वाला पेमेंट करो, नहीं, ऐसा नहीं। तो जुलाई में अगर अनअकैडमी मेरे को 5,000 की भी बेनिफिट देता है, 5,000 का भी परक्विजिट देता है, तो इस पर अनअकैडमी 10% के रेट से टीडीएस काटेगा, क्योंकि साल भर का जो भी आपका बेनिफिट था वो 20,000 क्रॉस कर चुका है। The benefit or perquisite which has been provided on or before 30th June would not be subject to tax deduction under section 194R। एकदम लॉजिकल चलता है ये। क्लैरिफिकेशन सुनने के बाद ऐसा लगता है ना कि हाँ यार यही तो होना चाहिए, मतलब दिस इज वेरी लॉजिकल। ठीक है, जब क्लैरिफिकेशन का क्वेश्चन पढ़ते हैं तब लगता है हाँ यार अच्छा डाउट है, अच्छा डाउट है, बट जब आप इसका सॉल्यूशन पढ़ते हो तो आपको ऐसे नहीं लगता यार दिस इज सो लॉजिकल, ऑब्वियस है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Whether issuance of bonus share या right share is a benefit or perquisite if issued by a company in which the public are substantially interested and whether tax is required to be deducted under section 194R। क्या बात है, क्या बात है। मेरे पास पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक, मेरे पास पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी कौन सी हो गई? आईटीसी हो गई, लिस्टेड कंपनीज टीसीएस हो गई, ये सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज हो गई, ठीक है। अगर ये कंपनीज बोनस शेयर्स इशू करती हैं या राइट शेयर्स इशू करती हैं, तो क्या इसको बेनिफिट मानकर इन्हें कंपनीज को 194 आर में टीडीएस काटना होगा? लेट्स फाइंड आउट। In case of bonus shares which are issued to all shareholders by a company in which the public are substantially interested, it has been represented that this does not result in any benefit to the shareholders as the overall value and ownership of their holdings does not change। I'm sure ये वाली चीज आपको पता होगी, ठीक है, कि अगर बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं तो इमीडिएटली आपकी वैल्यू में कोई इंक्रीज नहीं आता है, इमीडिएटली कोई वैल्यू में इंक्रीज नहीं आता। ठीक है, एक एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा। Further cost of acquisition of bonus shares is taken as nil for capital gains computation when the share is sold. Similar representations have been received seeking clarity on issuance of right shares. It has been clarified that tax under section 194R is not required to be deducted on issuance of bonus or right shares by a company in which the public are substantially interested, where bonus shares are issued to all shareholders by such a company or right shares are offered to all the shareholders by such company as the case may be। तो यहां पर सिंपली इतना बोला है कि जब आप बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स इशू करते हो तो एक्चुअली शेयर होल्डर्स के हाथ में ना कोई खास बेनिफिट आता नहीं है, कोई खास क्या, कोई भी बेनिफिट नहीं आता, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता है। ठीक है, अब ये सुनकर थोड़ा सा हो सकता है कई लोगों को इसके पीछे का लॉजिक पता हो सकता है कई सारे लोगों को थोड़ा सा ये अटपटा सा लग रहा हो, तो मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर अज्यूम करो कि रिलायंस के जितने भी शेयर्स हैं, रिलायंस के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? अज्यूम करो रिलायंस के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं सपोज 1000, रिलायंस के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं सपोज 1000, ये सारे के सारे शेयर्स मेरे पास हैं, जस्ट अज्यूमिंग कि रिलायंस के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने? 1000, सारे के सारे शेयर्स मेरे पास हैं। मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है इसकी? 100 रुपए का एक शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो मेरी वैल्यू कितनी हो गई? 1000 इंटू 100, तो कितना हो गया? 1 लाख रुपीस हो गई, वैल्यू हो गई 1 लाख रुपीस। वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू हो गई 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अगर रिलायंस मुझे 500 बोनस शेयर्स दे देता है, अगर रिलायंस 500 बोनस शेयर्स दे देता है, तो क्या मैंने उसके लिए कुछ पैसा पे किया? मैंने उसके लिए कोई पैसा पे नहीं किया, मैंने उसके लिए कोई पैसा नहीं पे किया, मैंने उसके लिए कोई पैसा नहीं पे किया। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली मेरी वैल्यू कितनी रही? वैल्यू तो मेरी अभी भी 1 लाख रुपए रही, वैल्यू अभी भी मेरी 1 लाख रुपए रही, और मेरे पास 1500 रुपए के शेयर्स हो गए, सॉरी 1500 शेयर्स हो गए, मेरे पास 1500 शेयर्स हो गए।
इन इफेक्ट अगर देखा जाए तो बोनस शेयर्स मिलने की वजह से जो पर शेयर वैल्यू है वो पहले 100 रुपए की थी, पहले 100 रुपए की थी, लेकिन अब कितने की हो जाएगी? अब हो जाएगी 1 लाख डिवाइडेड बाई 1500 रुपए। अब हो जाएगी 1 लाख डिवाइडेड बाई 1500 रुपए, 66.67 रुपीज। ठीक है, तो बोनस शेयर्स जब तक मेरे पास नहीं थे तब भी मेरी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपए की मेरी वैल्यू थी, 1 लाख रुपए की मेरे पास वैल्यू के शेयर्स थे, 1 लाख रुपए की वैल्यू के मेरे पास शेयर्स थे। जब 500 बोनस शेयर्स हो गए तो इन बोनस शेयर्स आने की वजह से कोई एडिशनल वैल्यू थोड़ी आई, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी पे किया। ठीक है, तो वैल्यू कितनी रही? वैल्यू यही रही, 1 लाख रुपए की वैल्यू रही, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1500 हो गए। तो पर शेयर कॉस्ट इनफैक्ट रिड्यूस हो गई, 66.67 रुपीज हो गई। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो सर फिर वो बोनस शेयर्स को लेकर लोग इतने पागल क्यों रहते हैं? फिर कंपनी बोनस शेयर्स इशू क्यों करती है? अगर पर शेयर प्राइस गिरना ही है तो कंपनी बोनस शेयर्स इशू क्यों करती है? कंपनी बोनस शेयर्स इसलिए इशू करती है क्योंकि हो सकता है पहले कुछ लोग 100 रुपए के पर शेयर वाली प्राइस पर खरीदने की कैपेसिटी ना रखते हो। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि मार्केट में शेयर सस्ता हो गया, 66.67 रुपीज का हो गया, तो नाउ न्यू प्लेयर्स वुड बी एबल टू बाय द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, न्यू प्लेयर्स या जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे नए इन्वेस्टर्स आएंगे 66.67 रुपीज के शेयर्स को खरीदेंगे। ठीक है, तो वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेट आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली मेरी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली मेरी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, बट अगेन इसको हम लोग ये नहीं एट्रीब्यूट करते, मतलब फाइनेंस टर्म्स में हम लोग इसको एट्रीब्यूट नहीं करते कि बोनस की वजह से हमारी वैल्यू बढ़ी, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो बोनस की वजह से कोई वैल्यू नहीं बढ़ी। ठीक है, बोनस में सिंपली क्या हुआ, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, आपकी वैल्यू उतनी रही। तो इन इफेक्ट अगर देखा जाए तो पर शेयर का प्राइस तो कम ही हो गया, पर शेयर का प्राइस कम हो गया। हाँ, इवेंचुअली वो बढ़ जाएगा बिकॉज न्यू प्लेयर्स विल इवेंचुअली वो बढ़ जाएगा बिकॉज न्यू प्लेयर्स विल एंटर इन द मार्केट, नए नए लोग इसको सस्ते में खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वो बाद की बात है। ठीक है, लेकिन सिर्फ बोनस को पे करने से, सिर्फ बोनस शेयर्स मिल जाने से मेरी वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। ठीक है, तो यही वाली चीज यहां पर लिखी हुई है कि बोनस शेयर से या राइट शेयर्स इशू होने से कोई खास कोई चेंज आता नहीं है वैल्यू में, कोई चेंज नहीं आता। सिमिलर कॉन्सेप्ट राइट वाला भी है, बाद में कभी समझाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, तो बोनस या राइट शेयर्स अगर आपको मिलते हैं, किसी कंपनी से मिलते हैं, तो उस पर कंपनी को 194 आर में टीडीएस नहीं काटना होता है। 194 आर वाला जितना भी अमेंडमेंट वाला पोर्शन था वो सारा हो चुका है। अब आ जाओ 2061G घूमी घूमी के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, non-applicability of provisions of section 2061G to a non-resident buyer not having permanent establishment in India। आइए देखते हैं इसमें है क्या। टैक्स कौन कलेक्ट करता है? 2061G में टैक्स कलेक्ट करता है एक ऑथराइज्ड डीलर who receives amount under liberalized remittance scheme of RBI for overseas remittance from a buyer being a person remitting such amount out of India। तो जो भी बंदा इंडिया के बाहर पैसा भेज रहा है उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट करता है वो ऑथराइज्ड डीलर, या फिर एक सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर पैकेज हु रिसीव्स एनी अमाउंट फ्रॉम द बायर हु परचेजेस द पैकेज। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने वो 7 लाख रुपए वाली लिमिट भी पढ़ी थी। However, fifth proviso to section 2061G inter alia provides that tax under section 2061G would not be collectible if the buyer is a central government, a state government, an embassy, a high commission, legation, commission, consulate, trade representation of a foreign state, a local authority, or any other person notified by central government। any other person notified by central government। ठीक है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन स्टिपुलेटेड देयर अंडर। तो ये जो एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, सरकार ने कुछ लोगों को नोटिफाई कर दिया है, तो वही लोग, उन्हीं लोगों के बारे में यहां पर बात हो रही है। Accordingly, the central government has by notification number this notified that the provisions of section 2061G would not be applicable to a person being a buyer who is a non-resident in terms of section 6। तो या वो non-resident है तो फिर उस पर उससे TCS नहीं कलेक्ट किया जाएगा, and does not have a permanent establishment in India, और उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। ठीक है, और उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो अगर ऐसा कोई नॉन रेजिडेंट है और उसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो उससे 2061G पर हम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है,
206C1G पर टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। This notification is in suppression of notification number 20/22 dated 30th March 22 given in page 9.101 of the study material. Accordingly, the notification number 20/22 given in the study material has to be ignored. ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर लिखा है नोटिफिकेशन नंबर 20/22 ICAI के स्टडी मटेरियल के पेज 9.101 में था क्या? ये था कि accordingly the CBDT has by notification number 20/2020 dated 30th March 22 notified that provisions of section 206(1)(g) would not apply to an individual who is not a resident of India as per section 6(1) and 6(1)(a) and who is visiting India. तो अब इसकी जगह पर ये लग जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी जगह पर ये हो जाएगा, इसकी जगह पर ये हो, ठीक है। तो अगर कोई बंदा सेक्शन 6 के टर्म्स में नॉन रेजिडेंट है और उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो उस पर 206C1G वाला टीसीएस वाला सेक्शन नहीं लगेगा। और इसी के साथ हमारा डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन समाप्त हो जाता है। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स भी पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद जीएसटी। मैं आपको फटाफट से बता देता हूं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप कैसे लेंगे। आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आएंगे, सबसे पहले यहां पर बिस्किट खाएंगे, उसके बाद स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर आप सीए पर क्लिक करेंगे। सीए पर क्लिक करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे। सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर आप सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आएंगे एंड टुडे इज द लास्ट डे, ठीक है। आज 21 फरवरी हो गई तो 21 फरवरी इज द लास्ट डे ऑफ द 20% ऑफ वाला ऑफर। अगर मान लो कल से एक्सटेंड हो जाए तो पता नहीं, ठीक है। तो आप यहां पर गेट प्लस पर क्लिक करोगे। गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर आप अपनी पसंद का टेन्योर चूज कर लोगे और आप यहां पर मेरा कोड एंटर कर दोगे निश10, और निश10 करने के बाद आप अप्लाई कर दोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो जो भी ऑफर चल रहा होगा निश10 कोड लगाने से आपको आपके ऊपर वो वाला आपके पास वो वाला ऑफर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस एंड यूज माय कोड निश10 टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। सभी दोस्तों के साथ इन सेशंस को शेयर करो। दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट फास्ट ट्रैक कोर्स ऑन यूट्यूब फॉर May 23 CA intermediate examinations. That's been going on fantastically well. Not even a single class has been missed till now. Notes have been regularly provided. Questions have been regularly solved in the classes. All you need to do is just keep on revising them as per the revision schedule that I've explained to you in the strategy session for CA Intermediate May 23. From tomorrow, we're going to be starting with GST. Thank you so much for watching, everyone. Take care. Good night.